नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। बीएसएससी का एग्ज़ाम आपके समय के साथ काफ़ी निकट आते जा रहा है। हम लगातार प्रैक्टिस सेट भी आपको लगातार करवाते जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी प्रैक्टिस सेट में जितना भी क्वेश्चन, सब में जितना से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन का हम आंसर देने की कोशिश करते हैं जो उनसे रिलेटेड रहता है। आज हम लाए हैं नेक्स्ट सेट नंबर आज है 12, ठीक है। 12वां सेट है। इससे पहले 11 सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर के चैनल पे एक बार जरूर जाकर देख लें, ठीक है। हम 12वां सेट कर रहे हैं। चलिए बिना बात की देर के हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। क्वेश्चन है क्या, कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों, क्या लिखा हुआ, 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। कौन सा है इसमें? तो कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। एक और ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। कौन सा? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कौन सा है? भगवती सूत्र, याद रखिएगा। ये भगवती सूत्र याद रखिएगा। ये किसका ग्रंथ है? तो जैन ग्रंथ है। ये याद रखिएगा, जैन धर्म का ये प्रमुख ग्रंथ है, जैन ग्रंथ। इसमें भी भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख दिया गया। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आपको जितना भी हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने का। चलिए, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम मतलब सीरियली क्रम में व्यवस्थित कीजिए इसको। तो यहाँ पे कौन सा है? तो इसको सीरियली क्रम में किस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं? व्यवस्थित कीजिए आप लोग। तो सबसे पहले चलते हैं। व्यवस्थित करने से पहले हमको पता होना चाहिए किसका कौन सा समय दौर है। किसका समय दौर किस टाइप का है, कब किसका शासन काल रहा। तो नंद वंश का शासन काल कब से कब तक रहा? तो नंद वंश का शासन रहा 344 ईस्वी पूर्व, याद रखिएगा। 344 से 323, ये याद रखिएगा, ईस्वी पूर्व है ये, ठीक है, ईस्वी पूर्व, ठीक है। मौर्य वंश का, तो नंद वंश को हटा करके आया था, तो जब ये खत्म होगा तो ये स्टार्ट होगा कब? 323 ईस्वी पूर्व में, तो याद रखिएगा। शुंग वंश कब? तो शुंग वंश कब? इसी को मौर्य वंश को हटा करके आया था कब? 187 ईस्वी से लेकर के 75 ईस्वी पूर्व तक चला था ये, ठीक है। हर्यक वंश 544 ईस्वी पूर्व में। अब अंदाजा लगाइए ईस्वी पूर्व जैसा भी, अब कब से कब तक हो सकता है? तो सबसे पहले कौन सा था? तो 544 ईस्वी। हर्यक वंश सबसे पुराना वंश है, 4 नंबर। उसके बाद हर्यक वंश के बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, 4 1 3 2, ठीक है। आंसर मिल गया। सबसे अब चलते हैं नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था, ठीक है, याद रखिए। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, जिन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। बिंबिसार याद रखिएगा। एक है बिंदुसार जो कि मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, बिंदुसार। यह है हर्यक वंश का कौन? बिंबिसार। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? किसको? सेल्यूकस को। सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस कौन था? तो आपको ही पता हो, तो किसका? तो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। तो आपको यदि पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। सिकंदर का सेनापति था, ठीक है, सिकंदर का सेनापति था कौन? सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य ने कब पराजित किया था? 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चलिए, अब सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। इसमें देख लेते हैं कौन सा। सबसे पहली बात, कौशाम्बी है, कुशीनगर है, सारनाथ है, श्रावस्ती है एक साइड में। ये चारों के चारों यूपी के ही साइड का है, यूपी का ही एरिया है, ठीक है। और तो इसको मिलाना है। तो कौशाम्बी में क्या? घोषिताराम मठ है। कौशाम्बी में घोषिताराम मठ, ठीक है। एक का तो 2 हो गया, ठीक है। दूसरा कुशीनगर यूपी किसके लिए फेमस है? राणाभर स्तूप। कुशीनगर यूपी राणाभर स्तूप है। सारनाथ में कौन? धमेक स्तूप है। सारनाथ में धमेक स्तूप। और श्रावस्ती में क्या है? श्रावस्ती में सहेत और महेत है। ये क्या है? बौद्ध पवित्र स्थल है, सहेत और महेत, ठीक है। घोषिताराम मठ क्या है? ये बिहार है, घूमने लायक है ये, ठीक है। धमेक स्तूप ये क्या? अशोक द्वारा बनवाया गया, ठीक है। तो ये चीज़ तो सारनाथ आपको पता है। सारनाथ में क्या था? पहला उपदेश दिया था को किसने? बुद्ध ने, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो वहाँ परिनिर्माण बोलते हैं उसको, ठीक है। कौशाम्बी है कहाँ पे? प्रयागराज यूपी में है, ठीक है। और श्रावस्ती क्या है? बुद्ध और जैन का तीर्थ स्थल है ये, कौन? श्रावस्ती। तो ये आंसर आपको मिल जाएगा इसमें से कौन सा? तो 2 3 1 4 2 3 1 4 आंसर मिल गया आपको, सी नंबर। चलिए, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ कहाँ है? क्या लिखा हुआ? आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ कहाँ स्थित है? तो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ कहाँ पे है? तो चलते हैं देखते हैं कौन कहाँ पे है। तो कौन सा है? जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। अब देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बता दें, जोशीमठ ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में, उत्तर में, याद रखिएगा, उत्तराखंड में उत्तर में ज्योतिमठ है। कहने का मतलब शंकराचार्य जी ने भारत में
मठ की जो स्थापना की थी भारत के 4 दिशा में 4 ठोक किया था। ठीक है, तो जोशीमठ उत्तर में था। ये कहाँ पे जोशीमठ? उत्तराखंड में, याद रखिएगा, उत्तराखंड में, उत्तर में। द्वारका, द्वारका कहाँ पे है? तो द्वारका पता वेस्ट पश्चिम में, ठीक है, गुजरात में है। ठीक है, यहाँ पे पुरी कहाँ पे है? तो पुरी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में, ईस्ट में, पूरब में, उड़ीसा में, पुरी में क्या था। और सिंगेड़ी, सिंगेड़ी कहाँ है? ये कर्नाटका में है, जो कि दक्षिण में, भारत के दक्षिण में। 4 साइड भारत का, 4 साइड, चारों साइड में एक एक मठ की स्थापना की थी शंकराचार्य ने। जोशीमठ किए थे उत्तराखंड में, जो कि उत्तर में है। द्वारका, द्वारका जो कि पश्चिम में है, जहाँ गुजरात पे किए थे। पुरी जो कि पूरब में, भारत के पूर्वी उड़ीसा में है, तो वहाँ पे किए थे। और सिंगेड़ी कहाँ पे है? तो कर्नाटक में, जो कि साउथ में। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? कौन सा सूर्य मंदिर है इनमें से? तो आपको ही पता सूर्य मंदिर कौन सा? कोणार्क का सूर्य मंदिर बोलते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह है कहाँ पे? उड़ीसा के पुरी में। और ये सूर्य मंदिर बनवाया कौन था? नरसिंह देव प्रथम, जिसको चोडगंग बोलते हैं। समझे बात को? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। चलिए, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? आर्यकरण किन्होंने किया? तो दक्षिण में किसने? तो आपको पता, तो अगस्त्य ऋषि ने। किसने? अगस्त्य ऋषि ने। तमिल साहित्य का जनक भी बोला जाता है अगस्त्य ऋषि को। ठीक है, जन्म हुआ था लेकिन अगस्त्य ऋषि का काशी में, यूपी के काशी में। ठीक है, चलिए, शून्य का आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको, बहुत लोग इसमें आर्यभट्ट आंसर डालेंगे, लेकिन एक्चुअली क्या बता दें आपको, आर्यभट्ट नहीं होगा, इसमें होगा किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट के बारे में भी बोला जाता है। समझ के बात को। और कौन? एक ब्रह्मगुप्त करके भी है भारत में, 628 ईस्वी में, उनके भी बुकों में मिलता है। ठीक है, आर्यभट्ट 5th सेंचुरी में आए थे, उनके भी बुकों में। तो कोई पर्टिकुलर इस पर मतलब इतिहासकारों का कोई पर्टिकुलर इस पर मत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन भारतीय हैं, किसी अज्ञात भारतीय ने शून्य का आविष्कार किया। ठीक है, चलिए, जजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। जजाक भुक्ति प्राचीन नाम किसका था? तो किसका नाम था? तो बुंदेलखंड का नाम था, जजाक भुक्ति। अब जजाक भुक्ति बुंदेलखंड का नाम था। चंदेल, अब बुंदेलखंड का नाम जजाक भुक्ति पड़ा क्यों? कहने के बाद चंदेल वंश का, चंदेल शासक थे, चंदेल शासक। कौन? चंदेल शासक। चंदेल वंश का स्थापक कौन था? नन्नू था। ठीक है, नन्नू चंदेल वंश का स्थापक। इसी का पौत्र हुआ कौन? जयसिंह, जिसको जेजा बोला जाता था। जयसिंह, जिसका उसी के नाम पर जजाक भुक्ति नाम पड़ा था। ठीक है, बुंदेलखंड का। चलिए, राजा भोज ने शासन किया। राजा भोज ने कहाँ पे शासन किया? तो राजा भोज ने शासन किया था धारा पर। ठीक है, धारा पर शासन प्रारंभ किया था। ठीक है, राजा भोज ने पहली राजधानी कहाँ पे बनाया था? तो उज्जैन में। ठीक है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से किया था? धारा पे। यहाँ पे क्या राजा भोज ने शासन कहाँ से किया था? तो धारा पे किया था। पहली राजधानी उज्जैन पे बनाया था। अच्छा, चलिए, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो आपको ही पता हो, तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। सॉरी, मोहम्मद बिन कासिम, तुगलक बोल रहे हैं, तुगलक डायनेस्टी का था वो, मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, ये कब किया था? तो 711 ईस्वी में, याद रखिएगा, 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, विजय मिला था 712 ईस्वी, मतलब नेक्स्ट 1 साल बाद। कहाँ पे मिला था? सिंध में इसको विजय मिला था। चलिए, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? यहाँ पे क्या बोला? योगदान नहीं दिया। तो किसने योगदान नहीं? कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार बनाया था, ये बात तो है। इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार में 4था और 5वां मंजिल बनवाया था। ये तीनों का तो योगदान है, लेकिन किसका नहीं है? तो गयासुद्दीन तुगलक का कुतुबुद्दीन के निर्माण में योगदान नहीं है। ठीक है, चलिए, निम्न बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किसने किया था? तो आपको इसमें पता हो तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कौन से डायनेस्टी का था? खिलजी डायनेस्टी का था, याद रखिएगा, खिलजी डायनेस्टी। और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब था? 1296 से लेकर के कब? 1316 तक, याद रखिएगा। ठीक है, एक्चुअली में खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक चला था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है खिलजी डायनेस्टी में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसमें यहाँ पे चलिए, तो हो गया। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है कि इल्तुतमिश कौन सी? स्लेव डायनेस्टी थी। शेरशाह सूरी डायनेस्टी का। मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी का था। तो इस चीज़ का शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से कब था? 1540 से लेकर के 1556 ईस्वी तक था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? दिल्ली का कौन सुल्तान लगाया था ब्राह्मणों पर जजिया कर? दिल्ली का कौन सुल्तान लगाया था? तो आपको पता था कौन सा? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तो फिरोज शाह तुगलक, तो ये तुगलक डायनेस्टी के थे, इस बात का याद रखिएगा। तो समझे? तो इसका शासनकाल कब से कब तक? 1351 से लेकर के कब तक? 1351 से लेकर के 1385 ईस्वी तक। ठीक है, ये दौर था लगभग। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। 85 नहीं होगा, 88 होगा, 88 याद रखिएगा।
1351 से लेकर के 1388 ईस्वी फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल। एक्चुअल में तुगलक डायनेस्टी था कब से कब तक, तो तुगलक डायनेस्टी था 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक, ये था तुगलक डायनेस्टी का शासनकाल। उसमें से फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया था। चलिए, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है, तो अष्टदिग्गज आपसे ही पता होगा, तो कौन सा था, कृष्णदेव राय से संबंधित है अष्टदिग्गज। ठीक है, तो अष्टदिग्गज, अब कृष्णदेव राय किस सम्राट के थे, तो विजयनगर सम्राट से जुड़े हुए थे। कौन से वंश से थे, तो तुलुप वंश से। याद रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय किस वंश से थे, तो तुलुप वंश से थे, और क्या विजयनगर सम्राट से थे। ये तुलुप वंश से थे। इसका शासनकाल कब से कब, 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसको क्या बोला जाता है, कृष्णदेव राय को बोला जाता है साहित्य का क्लासिक युग, इसी के शासनकाल को बोला जाता है कृष्णदेव राय को साहित्य का क्लासिक युग। ठीक है, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल बोला जाता है, कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल बोला जाता है। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तो ऑप्शन दिया हुआ था, बताइए तो इसमें कौन हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। ठीक है, और ये किसके किसके बीच में था, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज के बीच में था। कौन सा, तालीकोटा का युद्ध। अब इसमें तालीकोटा का युद्ध तो समझ में आ गया, 1565 में इसमें हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है, 1526 ईस्वी में किसके, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच में, बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच में था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में इसमें था, हेमू और अकबर के ईस्वी 1556 में हेमू और अकबर के बीच में था। ये सारे का आंसर आपको पता चल गया। ये सारे युद्ध जो पानीपत का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, पानीपत का दूसरा युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, मोस्ट इंपोर्टेंट इसका डेट और किसके किसके बीच में ये याद रखा कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो गया डी। अब चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुम्मिलित है, सही रूप से कौन सा सुम्मिलित है, तो इसमें सही रूप से सुम्मिलित कौन सा है, तो दीवान बंदगान फिरोज तुगलक, यही तो सम्मिलित है, बाकी सब सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे देखिए, दीवान मुस्तक राज किसने चलवाया था, तो दीवान मुस्तक राज चलवाया था एक्चुअली में अलाउद्दीन खिलजी ने चलवाया था, लेकिन दे रखा बलबल। ठीक है, दीवान कोही किसने चलवाया था, दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाया था। ठीक है, दीवान मुस्तक अलाउद्दीन खिलजी, दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाया था। दीवान अर्ज किसने चलवाया था, तो दीवान अर्ज बलबन ने चलवाया था। तो समझ गए, तो इसके साथ साथ चलिए आपको सारा पता चल गया। मिला हुआ कौन है इसमें, सही से सुम्मिलित है दीवान बंदगान फिरोज तुगलक ने चलवाया था। ठीक है, इसका दीवान मुस्तक राज कौन चलाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान अर्ज बलबन ने चलवाया था। ठीक है, चलिए, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है, तो किसका मकबरा, तो आपको ही पता हो, तो किसका, बलबन का मकबरा। ठीक है, जो दिल्ली के राय पिथौरा में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, ये भी हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ऐबक का मकबरा, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। अलाउद्दीन का मकबरा कहाँ, ये महरौली दिल्ली में। चलिए, दीन इलाही का प्रचार किस शासक, दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था, दीन इलाही का किसने किया था, तो किसने किया था, तो अकबर ने किया था। ठीक है, और ये फर्स्ट पर्सन कौन था, फर्स्ट और लास्ट पर्सन था, मतलब एक ही आदमी जो है ना दीन इलाही को अपनाया था। कौन, तो याद रखिएगा बीरबल। ठीक है, और दीन इलाही कब चलाया गया था प्रचार, 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा। ठीक है, चलिए, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे, तो कौन से नगर में कैद थे, आगरा में कैद थे। ठीक है, आगरा के किला में। तो शिवाजी मुगलों से कब कैद से भागे थे, तो 1666 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, विचार करना इसमें। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही है, तो ये चीज़ आपको पता लगाना। ठीक है, चलिए विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप एवं उपज के गुणों के आधार पर भूमि का राजस्व का मूल्यांकन। ठीक है, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, उपयुक्त में से कौन सा ऐसे अंग्रेजों की भारत को देन थी, मतलब अंग्रेज भारत को दिया था, इसमें से कौन सा दिया था, तो आपको पता हो तो इसमें से देखिए, अंग्रेज मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। ये देखिए, ये तो सबसे पहले अंग्रेज का दिया हुआ है, अंग्रेज से पहले इसमें शेरशाह सूरी और अकबर ने यह करवा चुका था। ठीक है, ये तो शेरशाह सूरी अकबर, ये अंग्रेज से पहले भी हाथ में चलता। युद्ध में चलती फिरती तोपों का निर्माण, ये तो है नहीं, क्यों, क्योंकि आपको ही पता है, तो चलती फिरती तोपों का उपयोग सबसे पहले क्या बोलते हैं, बाबर ने कर चुका था। ठीक है, आपको ही पता, पानीपत युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग भारत में ऑलरेडी पहले हो चुका। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, तो ये पुर्तगाली की देन है, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती ये पुर्तगाली लेके आए थे भारत में। ठीक है, तो ये इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तीनों का तीनों कहीं कहीं पहले से हाथ में, इसमें से कौन सा ऑप्शन हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से में कोई, तो ऑप्शन ये हो गया। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, तो कौन सा ब्रिटिश जनरल था, तो सर आयरकूट था। सर आयरकूट ने, ब्रिटिश जनरल ने, ये सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में 1780 से 84, 1780 से 84 ईस्वी में जो
कौन, पोटोनवा का युद्ध हुआ था, इसमें सेकंड आंग्लो मैसूर युद्ध में, इसमें किसने, हैदर अली को हरा दिया था, ठीक है, किसने, सर आयरकुट ने, याद रखिएगा। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया, सहायक संधि प्रणाली का लॉर्ड वेलेस्ली ने सूत्रपात किया, इसीलिए इसको निर्माता बोला था सहायक संधि का। कब किया था, 1700, सहायक संधि का 1700, पहला कौन था इसके, मतलब सहायक संधि के थ्रू अंग्रेजी राज में मिलने वाला, तो अवध पहला राज था, कब, 1765 ईस्वी में, याद रखिएगा इस चीज़ को, अवध पहला राज था सहायक संधि से भारत में मिलने वाला। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की, कौन सी कंपनी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, याद रखिए, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, ये जो आप लोग सुनते रहते हैं 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, ठीक है, बंबई से थाने चली थी 14 किलोमीटर, ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के थ्रू चला था, कब, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, तो अब इसमें से मिलाइए। झांसी से कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई, आपको पहले से पता है ये, ठीक है। लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से कौन थे, तो कानपुर से अजीमुल्लाह खान थे, और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से कौन सा हो गया, पहला का 4, दूसरा का 3, 4 3 2 1, तो पहला हो गया, ये आंसर हो गया कौन आपका, ए। चलिए, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था, द बंगाल गजट, कौन सा था, द बंगाल गजट। कब हुआ था प्रकाशित, 1780 ईस्वी में, ठीक है। पहला समाचार कौन किया था, जे हिक्की ने करवाया था, जेम्स हिक्की ने, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो कलकत्ता गजट कब हुआ था, तो कलकत्ता गजट हुआ था 1784 ईस्वी में, याद रखिएगा, कब हुआ था ये, 1784 में, तो फ्रांसीसियो ने करवाया था इसको। मद्रास कोरियर 1785 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, स्वीट जॉनसन ने इसको चलवाया था। और बॉम्बे हेराल्ड 1790 ईस्वी में, ठीक है, इसको याद रखिए, लंकेश बर्नर के द्वारा चालू किया गया था। तो कौन हो गया इसमें प्रकाशित भारत का पहला समाचार पत्र, दी बंगाल गजट। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट, कौन सा अंग्रेजी पत्र, इंडिपेंडेंट जुड़ा था किससे, इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था किससे, मोतीलाल नेहरू से, ठीक है, कब, 1919 ईस्वी में, याद, इंडिपेंडेंट। चलिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया था। ये अपने गुरु परमहंस रामकृष्ण परमहंस के नाम पे किए थे ये, ठीक है, कब, 1897 ईस्वी में किए थे ये, कब, 1897 में, कलकत्ता के वेलूर मठ में, ठीक है। चलिए, सूची 1 सूची 2 को मिलित कीजिए। इंडियन लीग, अब आया कौन सा, इंडिया लीग किससे संबंधित है इसमें, तो इंडियन शिशिर कुमार घोष, यहीं सम्मिलित हैं। शिशिर कुमार घोष कब किया था, 1875 ईस्वी में, आपको डेट भी बताते जा रहे हैं, याद रखिएगा। इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1875 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था, किसने किया था, तो आनंद मोहन बोस ने किया था, कब, 1876 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना, इसमें कौन है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इससे कनेक्टेड है। और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान किए थे, कब किए थे ये, 1888 ईस्वी में किए थे, ठीक है। ये मिल गया आंसर, 1 2 4 3, तो कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए, और निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने क्या बोल रहा है नहीं किया था, तो कौन, किसमें नहीं किए थे, तो सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी का हाथ था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था, 1942 ईस्वी में। स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, इसमें भी गांधी जी का रोल था। खेरा आंदोलन 1918 में, ये गांधी जी का आंदोलन था। और बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 ईस्वी में, ठीक है। सरदार पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। तो कौन सा हो गया आंसर, किसका नहीं किया था, तो बारदौली में नहीं किए थे गांधी जी, ठीक है। बारदौली किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सरदार परियोजना के विरोध में, कौन सरदार परियोजना के विरोध में था, कौन सा था इसमें, देखिए, योगेंद्र मकवाना, केशुभाई पटेल, छगन भुजबल और मेधा पाटेकर। तो इसमें कौन थे, तो मेधा पाटेकर जो है ना सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में थे। क्यों थे, तो आपको ही पता होगा, सरदार सरोवर परियोजना किस पर, नर्मदा नदी पर बनाया जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग विस्थापित हो रहे थे, तो उसके लिए विरोध कर रही थी कौन, मेधा पाटेकर, समाज सेवी का ये। और सबसे पहली बात, तो सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी, अभी आपको पता है कौन सी नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे बनाया जा रहा था, ठीक है। तो इसके लिए अब इससे 4 स्टेट जुड़ा हुआ, याद रखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना से 4 स्टेट को फायदा होता है, कौन कौन, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात को, ठीक है। तो चलिए, हो गया ये सूची 1। बांध परियोजना को सूची 2 से मिलाना। अब रिहंद बांध, अब ये सब देखिए, अब रिहंद बांध परियोजना कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, तो हो गया रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में। कौन से नदी पे, रिहंद नदी या रेणुका नदी पे बोलते हैं इसको, कौन से, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में। उकई परियोजना कहाँ पे है, तो गुजरात में है, ठीक है। और ये कौन सी नदी पे है, तो तापी नदी पे, याद रखिएगा, कौन सी नदी पे, तो तापी नदी पे। हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा में है, ठीक है। कौन सी नदी पे है, ये महानदी पे है, याद रखिएगा, ये महानदी पे। सबसे बड़ा और लंबा बांध है ये, कौन, हीराकुंड बांध की
लंबाई कितना 25.8 किलोमीटर, याद रखिएगा। कोयना, कोयना कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। कोयना महाराष्ट्र में है, तो कौन सी? कोयना नदी पे है, ये सतारा जिला में, ठीक है। और सतारा सबसे आपको याद आना चाहिए कौन पहला था, जो ब्रिटिश डॉलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सतारा को सबसे पहले भारत में मिला, मतलब ब्रिटिश राज में मिलाया गया था। चलिए इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता चल गया क्या? 3 4 1 2 ए नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से बांसुरी के प्रसिद्ध के रूप में जाने जाते कौन, मतलब बांसुरी के सबसे फेमस इसमें कौन से हैं? तो रोनू मजूमदार। कौन है? रोनू मजूमदार बांसुरी से फेमस है, ठीक है। अब देखिए देबू चौधरी किस चीज़ के लिए फेमस है? तो सितार वादक है, ये सितार वादक और शिक्षक भी हैं, समझे। देबू चौधरी सितार वादक है। मधुर मुगल किससे? ये भजन गायक है, ठीक है। शराफत अहमद नाम का कोई नहीं है, लेकिन शराफत अली बोलिएगा तो शराफत अली खान पाकिस्तान के सिंगर हैं, ये तो ऑप्शन में है नहीं। तो मधुर मुगल कौन से होगा? भजन गायक है इंडिया के, ठीक है। देबू चौधरी कौन है? सितार वादक है, ठीक है। और रोनू मजूमदार तो आपको पता ही चला बांसुरी के लिए फेमस है, बांसुरी बजाने के लिए। कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है? तो एल्युमिनियम कौन सी कंपनी इसमें से नहीं बनाती है? तो बाल्को भी बनाती है, हिंडाल्को भी बनाती है, नाल्को बनाती है, लेकिन टेल्को नहीं बनाती है, ठीक है। टेल्को टेलीकॉम से जुड़ी हुई कंपनी है ये। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम उत्पादन करता है? सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, भारत में कर्नाटक। भारत दुनिया का सेकंड सबसे लार्जेस्ट है जो रेशम का उत्पादन करता है। सबसे फर्स्ट कौन है? तो चाइना। आपको ही पता है रेशम मार्ग चाइना का ही था, तो चाइना वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन करता है, भारत दूसरा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, याद रखिए। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है। मसालों का बागान किसको बोलते हैं? तो केरला स्टेट को बोलते हैं मसालों का बागान, ठीक है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वो कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सघन वन कहाँ पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? या क्या पूछा? सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं? कोयली गुजरात में, सही है, ठीक है। नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में, ये नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। कहाँ पे? नागपट्टिनम तमिलनाडु में। नुमालीगढ़ असम में है, मनाली तमिलनाडु में, ठीक है। अब ये मनाली इंडस्ट्रियल एरिया का नाम है, ठीक है, ऐसा मत समझिएगा मनाली ये क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। ये मनाली कौन सा है? तो इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ का? तमिलनाडु का, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए कोयली किस चीज़ के लिए फेमस है? तो कोयली याद रखिएगा रिफाइनरी के लिए एरिया फेमस है ये, ठीक है। चलिए, और नुमालीगढ़ भी जो असम में, ये भी रिफाइनरी के लिए फेमस है। चलिए 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? तो द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है 2011 के जनगणना। पहला कौन है? यूपी है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो चिली सेंटियागो एकदम सही है, ठीक है। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स सही है। उत्तर कोरिया सियोल नहीं, उत्तर कोरिया का सियोल नहीं है, दक्षिण कोरिया का सियोल है, ठीक है। सियोल किसकी राजधानी है? तो दक्षिण कोरिया का, ठीक है। उत्तर कोरिया का कौन सी राजधानी? प्योंगयांग है, प्योंगयांग याद रखिएगा, प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। सियोल किसका है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा एकदम सही है, ठीक है। अब चिली कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो याद रखिएगा साउथ अमेरिका में पड़ता है चिली, ठीक है। अर्जेंटीना भी साउथ अमेरिका में पड़ता है। उत्तर कोरिया ये एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। इथियोपिया ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। चलिए सूची 1 सूची 2 को मिलाइए, यहाँ पे फिर से मिल गया आपको। सबसे पहली बात तो सूची 1 सूची 2 हैमिल्टन, ये इसमें तब इसमें मिलाना है, तो ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड है इसमें थोड़ा सा, ठीक है। कौन सा मिलाना है? तो एसन देखिए, एसन जर्मनी में ये तो है, अनसन चीन में ये तो है, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम, हैमिल्टन कनाडा में, ये पूरे के पूरे मिले हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब आंसर के सम के इसमें मिला दिया है, तो सब के सब ये मिले हुए हैं, लेकिन ऑप्शन उस हिसाब से है नहीं, तो ठीक है, ये इसका कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार? तो आयनमंडल, ठीक है। चलिए 90 डिग्री पूर्व कटक अवस्थित है, कहाँ पे? 90 डिग्री पूर्व कटक कहाँ है? भारतीय महासागर में अवस्थित है। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है, विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है, कहाँ से संबंधित है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन से संबंधित है। एक फसली कृषि विशेषता, एक फसली कृषि किस चीज़ के लिए विशेषता? तो व्यापारिक अन्य कृषि के लिए, ठीक है, व्यापारिक अन्य। ये अधिकतर जो है ना विकसित कंट्री में, डेवलप कंट्री में इस चीज़ को एक फसली की फसल किया जाता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक शीतल धारा सॉरी नहीं है? कौन सा एक शीतल धारा नहीं है? तो कौन सा शीतल धारा नहीं है? तो जापानी करंट, बोले तो जापानी करंट शीतल जल धारा नहीं है। इसी को बोला जाता है
क्यूरोसिरो जलधारा, जापानी जलधारा को ही क्यूरोसिरो, ठीक है, जलधारा बोला जाता है, क्यूरोसिरो जलधारा बोला जाता है इसको, ठीक है। ये क्या है जापानी जलधारा, ये गर्म जलधारा है, जापानी करंट या क्यूरोसिरो जलधारा गर्म जलधारा। कैलिफोर्निया करंट, लेब्राडोर करंट और फॉकलैंड करंट, समझे बात को, ये सब के सब क्या है, ठंडी जलधारा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। पृथ्वी की जुर्मा बहन कहा जाने वाले ग्रह का नाम क्या है, जुर्मा बहन, पृथ्वी की जुर्मा बहन किसको बोलते हैं, शुक्र को। क्यों बोलते हैं, ये पृथ्वी की तरह ही साइज में है, सेम साइज की है लगभग। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पे है, तो दक्षिण अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत है कौन, ड्रैकेंसबर्ग। डोनबास क्षेत्र स्थित है, डोनबास कहाँ पे है, तो डोनबास क्षेत्र किस चीज़ के लिए फेमस है, तो कोयला के लिए फेमस है। और डोनबास है एक्चुअली में कहाँ पे, अभी यूक्रेन में, अभी आप रशिया यूक्रेन का जो सुन रहे होंगे, तो यूक्रेन में डोनबास का क्षेत्र है, किस चीज़ के लिए फेमस है, तो कोयला के लिए फेमस है। पढ़ भी नहीं हो रहा, एक्सयूरीज सब संबंधित है, किनसे संबंधित है, एक्सयूरीज सब संबंधित है किनसे, तो किनसे संबंधित है ये, तो यह बीमा क्षेत्र से संबंधित है, किससे है, तो बीमा क्षेत्र से संबंधित है ये, ठीक है। चलिए पूंजी बाजार से आशय है, पूंजी बाजार किससे संबंधित है, तो शेयर बाजार से। पूंजी बाजार को शेयर बाजार से संबंधित या इसको बोलते हैं बांड बाजार से संबंधित, बॉन्ड जो बोलते हैं ना, बांड बाजार से संबंधित है। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है, तृतीय क्रियाकलाप है, तो कौन है, विपणन, सर्विस सेवा जो है ना, सर्विस सेवा, उसको बोलते हैं तृतीय क्रियाकलाप, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, याद रखिए, तृतीय क्रियाकलाप में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, वनली सेवा से जुड़ा हुआ होता है इसमें, ठीक है। चलिए भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है, महंगाई भत्ते का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। चलिए नर्सिंग समिति का संबंध किससे है, नर्सिंग समिति का संबंध किस चीज़ से, बैंकिंग संरचना सुधार से, ठीक है। आरबीआई के खुले बाजार संचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या है, तो शेयरों के क्रय विक्रय का, समझे। चलिए भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया, भारत में गरीबी को परिभाषित किसके द्वारा किया गया, तो कैलोरी से, कैलोरी प्राप्ति से। अब यहाँ पे कैलोरी प्राप्ति में याद रखिएगा 2400 कैलोरी यदि पर डे मिलता है किसी आदमी को, समझे बात को, 2400 कैलोरी पर डे किसी आदमी को मिलता है, ये कहाँ पे, विलेज के लिए 2400 कैलोरी पर डे, और 2100 कैलोरी पर डे ये किसके लिए, टाउन के, शहरों के लिए, ठीक है। तो इसको किसने लॉन्च किया था, कैलोरी से, तो सुरेश तेंदुलकर समिति के द्वारा ये परिभाषित किया गया था गरीबी को, ठीक है, कैलोरी से। 2400 कैलोरी विलेज के लिए, 2100 कैलोरी शहर के लिए, कौन, सुरेश तेंदुलकर समिति ने। चलिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम इस वर्ष पारित किया गया, कब पारित किया गया, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब पारित किया गया, तो मई 2005 में पारित किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रभावी कब हुआ ये, तो फरवरी 2006 से प्रभावी हो गया ये विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम। तो लेकिन इसमें आंसर कौन सा होगा, मई 2006, पारित किया गया मई 2005 में, प्रभावी हुआ था कब, 2006 में। हिंदू संवर्धित दर का संबंध, हिंदू संवर्धित दर का संबंध किस संवर्धित से, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से संबंधित है। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है, इनविजिबल एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, तो सेवाओं का निर्यात, ठीक है। पर्यटन, बीमा, इस टाइप का जो व्यापार होता है ना, उस सेवाओं के निर्यात से संबंधित, जिसको क्या बोलते हैं, इनविजिबल एक्सपोर्ट, अदृश्य निर्यात। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान, तो अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किस में, 338A में है, और ये किस ना, भाग 16 में, याद रखिएगा भाग 16 में ये, ठीक है। और इसमें एक 338 भी है, 338 ये तो है ये अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, ये जनजाति है, अनुसूचित जनजाति, वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है 338, ठीक है, याद रखिए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, कम से कम 10 साल तक, ठीक है। किसका क्षेत्राधिकार नहीं है, क्षेत्राधिकार किसका, उत्तर प्रदेश, राज्यपाल का तो क्षेत्राधिकार होता है, राज्यपाल इसमें भी है तो इसका भी क्षेत्राधिकार होता है, राज्यपाल इसमें भी तो क्षेत्र। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी क्षेत्राधिकार नहीं होता। पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी सदन के बैठक में भाग ले सकता है, तो कौन भाग ले सकता है इसमें, तो भारत का महान्यायाधीश, समझे बात को। चलिए डेक्कन ओडिसी से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो ये कौन सा कथन सही है, तो डेक्कन ओडिसी से संबंधित क्या है, तो एक क्या है, एक ठाठदार रेलगाड़ी है जिसका यात्रा मार्ग गोवा सहित महाराष्ट्र में, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। एक ठाठदार रेलगाड़ी है जिसकी गोवा और महाराष्ट्र में सहित महाराष्ट्र में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, तो किसमें की जाती है, तो प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध में, ठीक है। चलिए
सूची 1 सूची 2 को मिलाना है फिर से। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार से। अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 14 कहाँ से? मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए मौलिक अधिकार भाग 3, ये कौन सा? भाग 3 मौलिक अधिकार से, ठीक है। अनुच्छेद 36 भाग 4 से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा ये भाग 4 से जुड़ा हुआ है। चलिए तो आंसर इसका क्या होगा? 3 4 2 1 ये। चलिए प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, प्रोटेम स्पीकर का क्या होता है कर्तव्य? सदस्यों को शपथ दिलाना, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया, मूल अधिकारों का विचार लिया गया, कहाँ से लिया गया? तो कहाँ से लिया गया है? तो सबसे पहली बात तो मूल अधिकार लिया कहाँ गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। तो ये मूल अधिकार है कि भारत के संविधान के भाग 3 में, ठीक है, कितना? 12 से 35 के बीच में, ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 भाग 3। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघ शासन की व्यवस्था दी थी? तो कौन सा अधिनियम? भारत सरकार अधिनियम 1935 इसमें, ठीक है। 1909 को क्या होता है? भारत सरकार अधिनियम 1909 को क्या बोलते हैं? मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम, ठीक है, ये बात याद किया। 1919 को क्या बोलते हैं? इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नाभिकीय रिएक्टर निम्नलिखित में से किसे मंदक रूप में प्रयोग किया था? तो किसको उपयोग किया था मंदक रूप में? तो ग्रेफाइट को उपयोग किया था मंदक में। ये टोटल थे क्वेश्चन आपके 71 इसमें हम कराए हैं, तो ये टोटल थे सेट का क्वेश्चन। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।